नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज़ में। मैं हूं अरशद खान और आप देख रहे हैं इंदौर स्पेशल। जी हां, इंदौर स्पेशल में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कवि श्री पलोट जी, श्याम सुंदर पलोट जी। ये एक ऐसा नाम है जिसे इंदौर ही नहीं पूरा मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश ही नहीं पूरा हिंदुस्तान जानता है। हम जानेंगे उनसे कविताओं के बारे में, उनसे जानेंगे मुशायरों के बारे में और उनसे जानेंगे कि श्रोता आज की तारीख में क्या सुनना चाहते हैं। बहुत स्वागत है पलोट जी आपका स्वतंत्र समय न्यूज़ में। आप बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं, हास्य कवि भी हैं आप और सादगी वाली कविताएं भी आप लिखते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के दिल को छू जाती हैं। हमें देखने के पिछले एक दशक में अब कवि सम्मेलनों में बढ़ोतरी हुई है। अब कवियों की भी वक़्त होने लगी है। एक ज़माना ये था कि जब कवि सम्मेलन होते थे तो गिनती के लोग सुनने जाते थे। क्या लगता है आपको, लोगों का साहित्य की तरफ आकर्षण बढ़ा है या जो मजे लूटने वाले लोग हैं वो बढ़ गए? देखिए अरशद भाई, ये बात सच है कि कवि सम्मेलनों के क्षेत्र में जिस तरह की बढ़ोतरी हुई है, कविताओं को सुनने और पसंद करने वाले लोगों की संख्या यानी कि श्रोताओं की संख्या का ये इजाफा इस जी। बात का संकेत और संदेश है कि न केवल देश में अपितु सारे विश्व में मनोरंजन की एक नई जी। विधा तो ये पुरानी है, बेशक इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन मनोरंजन के लिए लालायित नागरिकों की जहां एक बार हम इस बात को बोल सकते हैं, बेशक कह सकते हैं कि लोगों की जीवान से जिह्वा से मुस्कान गायब हो गई है। उस मुस्कुराहट को बरकरार रखने का मादा कविताओं के क्षेत्र में और हास्य कवियों द्वारा जिस तरह से लोगों को मुस्कुराहट पहुंचाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं आवश्यक है। और कोरोना के बाद तो और ज्यादा लोगों ने मुस्कुराहट के प्रति अपने आप को परिवर्तित किया है। आपको क्या लगता है इसी भागती दौड़ती जिंदगी के अंदर आपने रिलैक्सेशन के लिए, जैसे टीवी पर एक शो आता है, कपिल शर्मा शो आता है, और आप जैसे कई सारे कवियों के कवि सम्मेलन भी होते हैं, उसमें दर्शकों की संख्या बढ़ती है। जैसे आपने कहा कि कोरोना के बाद लोगों में दिलचस्पी बढ़ी, तो क्या उन्होंने साहित्य को समझा है या सिर्फ इसको एक मनोरंजन मात्र समझा है? देखिए अरशद भाई, कविताएं साहित्य का तो बहुत बड़ा पैमाना है और साहित्य कविताओं के माध्यम से न केवल श्रोताओं तक पहुंचता है अपितु साहित्य जन जन तक कविताओं के माध्यम से पहुंचता है। साहित्य दिशा देता है, साहित्य संदेश देता है, साहित्य जागरण करता है और साहित्य की ये कविता वाली विधा ही लोगों के मनोबल को बढ़ाने का काम करती है। जब इतनी सारी मायूसियां हो, इतनी सारी उदासियां हो, इतनी सारी विवेकहीनता हो, इतने सारे मसले हो, इतने सारे अपराध हो, तब कहीं ना कहीं कविताओं के माध्यम से जन जागरण की इस विधा का इतना बड़ा फैलाव इस बात का संकेत और संदेश है कि बेशक कविताएं जन जागरण के लिए बहुत जरूरी है। मनोरंजन उसका एक हिस्सा है और मनोरंजन तो मनुष्य चाहता ही है और मनोरंजन के लिए कवि बहुत कम शब्दों में, कम लफ्जों में बड़ी बात कह जाते हैं। बस वही लोगों के हृदय स्तर तक पहुंचती है और उससे भी मनोरंजन भी होता है, ठहाका भी लगता है, तो ओज भी पैदा होता है, श्रृंगार भी आता है, तो कहीं न कहीं रौद्र रूप भी आता है। वो कविताओं के अलग अलग रंग और अलग अलग तेवर की वजह से होता है। पलोट जी, एक चीज और देखिए, हमने हिंदुस्तान के अंदर गंगा जमुना तहजीब है, यहाँ पर जितनी पसंद यहाँ पर कविताएं की जाती हैं उतना ही पसंद यहाँ पे शेर व शायरी को किया जाता है। एक तरफ कवि सम्मेलन होते हैं, दूसरी तरफ मुशायरे होते हैं। कवियों द्वारा जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कई मतलब हमने देखा है काफी क्लिष्ट होते हैं। ऐसे ही उर्दू के जो शायर होते हैं वो भी जब अपने अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं तो वो काफी क्लिष्ट होते हैं। तो ये अब हम ये देख रहे हैं कि अब जो कवि आ रहे हैं, आप जैसे जो कवि हैं, वो श्रोताओं को ऐसे शब्दों से नवाजते हैं कि उनके जल्दी समझ में आ जाए। क्या ये बड़ी वजह है? देखिए कविताएं और शायरी दोनों एक दूसरे की बहनें हैं, इसमें कोई दो मत नहीं कि कवि सम्मेलनों के मंच पर शायर भी और मुशायरों के मंच पर कवि भी बराबर से अब उपस्थिति दर्ज करवाने लगे हैं और दोनों का अपना अपना ढंग है, अपना अपना तरीका है। कविताएं भी किसी दौर में क्लिष्टतम शब्दावली के साथ सृजित होती थी और शायरी भी उर्दू के उन लफ्जों के साथ आती थी। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी कि सहजता से कही गई बात
बहुत ही सीधे से दिलों तक, दिमाग तक पहुंचती है हम्म, और श्रोता उसका आनंद उठा लेते हैं। बिल्कुल। तो जब कठिनाई शब्दों की मकड़जाल की वजह से उदित होती है, तो सरल शब्दों की सहजता लोगों के मन मानस को और जल्दी प्रभावित कर देती है। जी चूंकि ये दौर बड़ा विचित्र दौर है, जी हिंदी और उर्दू के शब्दों की समझ शक्ति नई पीढ़ी को थोड़ी कम होने लगी है। थोड़ी नहीं, कुछ भी नहीं अब है। अंग्रेजी का युग है, जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एकदम समाप्त हो गई है। जी हम हिंदी और उर्दू के कवियों और शायरों की जिम्मेदारी है कि समाज को आज भी हम शब्दों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, शायरी के माध्यम से उन बातों को उन तक पहुंचाएं जो उनके सीधे से हृदय पर जी दस्तक देती है। और फिर हमें आवश्यकता पड़े तो हम उन्हें समझाते भी हैं। वैसे मैं नहीं समझता कि किसी कवि को या किसी शायर को भावार्थ समझाने की आज आवश्यकता पड़ती है। बहुत जल्दी सटीक तरीके से जन समुदाय के बीच, श्रोताओं के बीच बात कवि और शायर पहुंचा देते हैं। श्याम जी, आप प्रोफेसर भी हैं, आप अपने ही फील्ड में देखते होंगे कि कितने ऐसे छात्र हैं जो इस तरफ आते हैं। ये कविता लिखने का किसी को शौक है, गजल लिखने का किसी को शौक हो। इस तरह के लोगों की अब तादाद कम होती जा रही है। हम ये देखें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, गूगल पे दुनिया भर की चीजें उसी में से कॉम्बिनेशन किया जाता है। अर्शद भाई, सृजन एक धर्म है और सृजनकार कहीं भी है, वो छुपा नहीं देता। मैं नौजवानों के बीच काम कर रहा हूँ। 28-29 वर्षों से उच्च शिक्षा में युवाओं को शिक्षा देने का काम मैं कर रहा हूँ। मैंने इतने वर्षों में एक बात बहुत प्रमुखता से देखी है कि नई पीढ़ी बहुत अच्छा लिख रही है और नई पीढ़ी समझ शक्ति भी अच्छी रखती है और सृजन किसी से अछूता नहीं रहा है। नव पीढ़ी में भी सृजन के प्रति, साहित्य के प्रति, कविताओं के प्रति, वक्तृत्व कला के प्रति वही रुझान है और वही जज्बा है। बल्कि पुरानी पीढ़ी की तुलना में नई पीढ़ी विषय वस्तु का इतना बड़ा भंडार होने की वजह से, खासतौर पर गूगल के द्वारा विषय वस्तु प्राप्त हो जाने की वजह से, यूट्यूब के द्वारा विषय वस्तु मिल जाने की वजह से युवा पीढ़ी उनको और अच्छे से अपनी बात को इन साहित्य और कविताओं के माध्यम से पहुंचाने में कामयाब भी है। और ऐसा नहीं है कि युवाओं में ये सृजन धर्म नहीं है। मैं तो इतने वर्षों से लगातार देख रहा हूँ कि युवाओं में और नई पीढ़ी में भी कविताओं और साहित्य के प्रति उतना ही रुझान है और सृजन धर्म का पालन भी बखूबी हो रहा है। श्याम जी, जिस तरह का एजुकेशन है आज के दौर में, लोगों का रुझान अंग्रेजी की तरफ ज्यादा है। हमारी भारत में ऐसे हजारों भाषाएं हैं और हम सुनते भी हैं, कविताओं में भी सुनते हैं, मुशायरों में भी सुनते हैं। तो मुख्तलिफ शब्द आते हैं, अलग अलग बिरादरियों के शब्द होते हैं। कोई फारसी का इस्तेमाल करता है कविता में, कई जगह संस्कृत का इस्तेमाल होता है, कई जगह मराठी का भी इस्तेमाल हो जाता है। तो इन शब्दों से रूबरू कराने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, हमारी अपनी भाषा, हमारी अपनी लोक भाषा, हमारी अपनी मातृभाषा ज्यादा अपील करती है। जैसे मैं मालवी के क्षेत्र से आया हूँ, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि कवि सम्मेलनों के मंच पर मालवी कवि अपनी छाप छोड़ते हैं। मैं निमाड़ के क्षेत्रों में भी जाता हूँ कविताओं को लेकर। मैंने एक बात बहुत अच्छे से देखी है कि निमाड़ी कवि अपने क्षेत्र में खूब प्रसिद्ध होते हैं, खूब लोकप्रिय होते हैं। मराठी कवि भी अपनी कविताओं को जब अपने बिरादरी के बीच प्रस्तुत करते हैं वो खूब लोकप्रिय होते हैं। तो क्षेत्रीय भाषाओं का, अपनी स्व भाषाओं का, खासतौर पर स्व का अभिमान हमें एक नया ऊंचाइयों का विमान देता है। इसलिए मेरा यह कहना है कि हिंदी और उर्दू की कविताएं तो बेशक जारी रहना ही चाहिए, लेकिन इन क्षेत्रीय भाषाओं, इन स्थानीय भाषाओं, ये बोलियों, ये स्व की बातें भी कविताओं के माध्यम से जब आती है, उन अनेक क्षेत्रों में देखा, मालवी की कविताएं जब मालवा के क्षेत्रों में गांव-गांव तक हम जाते हैं तो मालवी का कवि अपनी बात को अपनी तहजीब से जब प्रस्तुत करता है, लोग तालियां बजाते हैं, करतल ध्वनि करते हैं। जब मैं निमाड़ में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि निमाड़ी कवि भी अपनी बात को जब प्रस्तुत करते हैं तो लोग खूब लुत्फ उठाते हैं, खूब आनंद उठाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कविताओं में क्लिष्टता नहीं, क्षेत्रीय बोलियां भी
उसी तरह से अपनी दखल रख रही है जिस तरह से हिंदी और उर्दू। एक कवि या एक शायर को अपने आप को हिट करने के लिए क्या करना चाहिए? उसको किस तरह की लेखनी करना चाहिए? किस तरह का मुशायरा पढ़ना चाहिए? किस तरह का कविताओं का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए? क्या लगता है आपको, उसको कैसे वो अपने आप को हाईलाइट करे? देखिए, आपने बड़ा खूबसूरत प्रश्न किया है अर्शद भाई। मेरा ऐसा मानना है कि कविताओं का क्षेत्र जो है दो तरह का है, एक केवल लेखन का और एक मंची कविताओं का। कुछ ही कवि ऐसे होते हैं जो लेखन और मंची कविताओं के क्षेत्र में पर्याप्त पकड़ रखते हैं, और जो इन दोनों क्षेत्रों में पकड़ रखते हैं वो ही मंचों पर छाते हैं। क्योंकि मंची कवि सम्मेलन के इस दौर में मंच पर प्रस्तुत की जाने वाली कविताओं का प्रस्तुतिकरण ही सर्वश्रेष्ठता हासिल करता है, और वही आकर्षण का केंद्र होता है। और जब प्रस्तुति कमजोर होती है, प्रस्तुति में फाउल्स होते हैं, तो श्रोता ही नहीं, मंच पर बैठे हुए कवि भी उसको नकार देते हैं, और शनै शनै उन कवियों की मांग भी कमजोर हो जाती है। तो मंची कविता के क्षेत्र में सक्सेस यानी सफलता वही हासिल करता है जो अपनी प्रस्तुति के माध्यम से लोगों के दिल पर छाप छोड़ता है। इसलिए लेखन के साथ साथ कविताओं की प्रस्तुति एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है कवि सम्मेलन। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करते पलोट जी, श्याम सुंदर पलोट जी, जो एक प्रोफेसर भी हैं, एक जाने पहचाने कवि भी हैं। हमने उनसे बात की है कविताओं को लेकर, हमने बात की उनसे मुशायरों को लेकर। उनका कहना है कि कविताएं और मुशायरे यदि सही तरीके से पढ़े जाएंगे, यानी कि सही उनकी प्रस्तुति होगी, तो निश्चित ही उस कवि को, उस शायर को तालियों की गड़गड़ाहट मिलेगी और वो आगे तरक्की कर सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग कविताएं लिख रहे हैं, शायरी लिख रहे हैं, वो पलोट जी के बताए हुए मार्ग पर चलें और उनकी सलाह पर अमल करें, तो निश्चित रूप से एक वो बड़े कवि बन सकते हैं। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र न्यूज़। धन्यवाद।